नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे विधानसभा में बवाल अफसरशाही पर सवाल। उत्तराखंड में अफसरशाही हावी है। ये हम नहीं बल्कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक और मंत्री बोल रहे हैं। अब आलम तो यह है कि विधानसभा सत्र में ये मुद्दा गरमाया रहा। कांग्रेस के चक्राता विधायक प्रीतम सिंह की ओर से सदन में विशेषाधिकार हनन का मामला उठाया गया। प्रीतम सिंह ने पीएमजीएसवाई के मुख्य अभियंता पर बार बार फोन करने के बाद भी कॉल रिसीव न करने और न ही मिलने की शिकायत की है। वहीं इस पूरे मामले में विनिश्चय सुनाते हुए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा है कि ये बहुत दुखद और शर्मनाक है। उत्तराखंड जैसी संस्कारों की धरती पर हम एक दूसरे को सम्मान नहीं दे रहे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मैं सरकार को तीसरी बार निर्देशित कर रही हूं कि परंपराओं को ताक पर नहीं रखा जा सकता, विधायकों के प्रोटोकॉल को ताक पर नहीं रखा जा सकता। शायद अब समय आ गया है कि स्पीकर के माध्यम से मसूरी स्थित लाल बहादुर अकेडमी को पत्र लिखकर अधिकारियों की पढ़ाई में प्रोटोकॉल को भी सिखाने को कहा जाए। आपको बता दें कि विपक्ष के विधायकों के साथ ही सरकार के मंत्री और विधायक भी अब इससे परेशान हैं। धामी कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने सचिवों की सीआर लिखने के अधिकार की मांग उठाई है। हालांकि तब सतपाल महाराज को अगली बैठक में इसका प्रस्ताव लाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन हुआ ये कि ये प्रस्ताव फिर नहीं आया और सदन में विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्य सचिव डॉक्टर एस संगू को तलब किया। बंद कमरे में सतपाल महाराज ने भी मुख्य सचिव से अपनी नाराजगी व्यक्त की। सवाल यह है कि आखिर बार बार क्यों राज्य में अफसरशाही बेलगाम होती जा रही है। आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत, करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट पर डालिए। उत्तराखंड में नौकरशाही के हावी होने का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक और मंत्री इससे परेशान हैं। आलम यह है कि विधानसभा सत्र में यह मुद्दा गरमाया रहा। कांग्रेस के चक्राता विधायक प्रीतम सिंह की ओर से सदन में विशेषाधिकार हनन का मामला उठाया गया। प्रीतम सिंह ने पीएमजीएसवाई के मुख्य अभियंता पर बार बार फोन करने के बाद भी कॉल रिसीव न करने और न ही मिलने की शिकायत की। वहीं इस मामले में विनिश्चय सुनाते हुए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा कि ये बेहद दुखद और शर्मनाक है। उत्तराखंड जैसी संस्कारों की धरती पर हम एक दूसरे को सम्मान नहीं दे रहे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मैं सरकार को तीसरी बार निर्देशित कर रही हूं कि परंपराओं को ताक पर नहीं रखा जा सकता, विधायकों के प्रोटोकॉल को ताक पर नहीं रखा जा सकता। शायद अब समय आ गया है कि स्पीकर के माध्यम से मसूरी स्थित लाल बहादुर अकेडमी को पत्र लिखकर अधिकारियों की पढ़ाई में प्रोटोकॉल को भी सिखाने को कहा जाए। सदन के अंदर सम्मानित विधायक लगातार विशेषाधिकार हनन की सूचना देते रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सरकार को निर्देशित भी किया गया है, लेकिन सरकार द्वारा उसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, जिस वजह से अधिकारी बिल्कुल निरंकुश है। और उसी कड़ी में आज विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव मेरे द्वारा सदन के अंदर रखा गया। विधानसभा अध्यक्षा जी ने उसे गंभीरता से लेते हुए चीफ सेक्रेटरी को भी बुलाने का काम किया है। अब देखते हैं कि इस पर क्या कार्रवाई होती है। आज निर्णय लिया है, इसको मैं चाहूंगी कि अफसरान बहुत सीरियसली लें, मजाक में ना लें। दिस इज नॉट एन इश्यू ऑफ अ जोक या इसी तरह से नहीं कहा गया। बहुत सोच समझ के मैंने इस बात को कहा है और इस चीज को थोड़ा सीरियसली ले लें। अब आप जानते हैं विशेषाधिकार की जो
हमारी समिति होती है, हनन की समिति होती है, वो है, उसमें अब ये सारे केसेस जा रहे हैं और बहुत जल्द जिस तरह का वो अपना कार्रवाई करेंगे और उसके बाद मुझे पूरा विश्वास है कि निर्णय होगा और अफसरान भी इस चीज को समझेंगे कि अगर वो अफसर हैं तो हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, जनता से जीत कर आए हैं, जनता की बात को कहने के लिए आए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको हमें वो सम्मान देना। आपको बता दें कि नौकरशाही के हावी होने से विपक्ष के विधायकों के साथ ही सरकार के मंत्री और विधायक भी परेशान हैं। धामी कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने सचिवों की सीआर लिखने के अधिकार की मांग उठाई थी। हालांकि तब सतपाल महाराज को अगली बैठक में इसका प्रस्ताव लाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन हुआ ये कि प्रस्ताव फिर नहीं आया। वहीं सदन में विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू को तलब किया। बंद कमरे में सतपाल महाराज और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने भी मुख्य सचिव से अपनी नाराजगी व्यक्त की। वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार पर हमला तेज कर दिया है। देखिए, राज्य में ब्यूरोक्रेसी बेलगाम है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। सत्ता पक्ष के विधायक भी बार बार इस चीज़ को कहते हैं। आप देखिए कि रितु खंडूरी जी विधानसभा के अध्यक्ष हैं, कोटद्वार के विधायक हैं, और वो कहते हुए सुनी गई कि जो है अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे। मालन नदी का जो पुल गिरा उसकी शिकायत वो बार बार कर रही थी कि यहाँ पर अवैध खनन हो रहा है, फिर वो अधिकारी जो है उनकी नहीं सुन रहे हैं। आपने पुरोला के विधायक दुर्गेश लाल को जो है टीवी स्क्रीन पर सुना कि अधिकारी उनके नहीं सुन रहे हैं। केदारनाथ की विधायक शैला रानी रावत कहती सुनी गई हैं कि जो है अधिकारी उनकी बिल्कुल नहीं सुन रहे। वो तो एक मंत्री के कार्यक्रम में बिफर गई थी। तो ये ब्यूरोक्रेसी के बेलगाम होने का अंतहीन कथा इस प्रदेश के अंदर है। मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि सचिवालय में तेरी फाइल और मेरी फाइल का खेल चल रहा है, और प्रदेश के जो है पीडब्ल्यूडी मंत्री जो है सतपाल महाराज खुद कह चुके हैं कि उनके विभाग में जो एक अधिकारी का प्रमोशन उनके संज्ञान के बिना, उनके अनुमति के बिना हो जाता है। तो इस प्रदेश में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये जनता से छुपा नहीं है। कुल मिलाकर नौकरशाही के हावी होने से विपक्ष के विधायकों के साथ ही सरकार के मंत्री और विधायक भी परेशान हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने खुद ही साफ कहा कि मैं सरकार को इस मामले में तीसरी बार निर्देशित कर रही हूं। बावजूद इसके भी नौकरशाही में कोई सुधार देखने को नहीं मिला। देखना होगा कि राज्य में कब तक नौकरशाही में सुधार देखने को मिलता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले इनसे हम आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ में रविंद्र कुमार जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। जितेंद्र सिंह बिष्ट साहब हमारे साथ में जुड़ेंगे कांग्रेस पार्टी की ओर से। विपिन खन्ना जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की ओर से हैं। पीसी थपलियाल साहब हमारे साथ में है, वरिष्ठ नेता है यूकेडी की ओर से। और इसके साथ ही सुभाष झा जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। फिलहाल जितेंद्र जी नहीं जुड़े हुए हैं, इनका रुख करेंगे, जब भी हमारे साथ में होंगे इनको भी जोड़ेंगे। लेकिन फिलहाल अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। बीजेपी से रविंद्र कुमार जी हैं। रविंद्र जी, अब तो सत्ता पक्ष भी परेशान है, नौकरशाही इतनी ज्यादा हावी हो गई कि आपके भी विकास के कार्य रुकने लग गए, क्योंकि सत्ता पक्ष के लोगों ने भी अब शिकायत की है। देखिए, जिस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष का जो पद होता है एक संवैधानिक पद होता है और वो न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल रहना भी चाहिए। ठीक है, वह भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से चुनाव जीत के आई सरकार है, लेकिन उनकी निष्पक्षता इस बात से झलकती है कि वह सभी विधायकों की, चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, उनको समान रूप से ट्रीट करती हैं, उनकी समान रूप से उनकी कही हुई बातों को आगे रखती हैं। और जिस प्रकार से माननीय प्रीतम सिंह जी एक सीनियर नेता हैं, उन्होंने एक अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए सदन में कि अधिकारियों को लेके, जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि फोन करते रहे और उनका फोन नहीं उठाया, यहाँ तक कि फिर उसके बाद नहीं उठाना तो ठीक है, उसके बाद पलट के उनका आया भी नहीं है। वाकई में ये ठीक नहीं है। उसको लेके
विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी जिस प्रकार से नाराजगी जाहिर करी है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको लेके कोई ये कहा जाए कि सत्ता पक्ष इसमें नाराजगी जाहिर कर रहा है या ऐसी बात है। देखिए, न्यूट्रल पोस्ट है वो, और उन्होंने अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए उसको संज्ञान में लिया है। और अच्छी बात है अगर ऐसे अधिकारी जो नहीं सुनते हैं या जो नहीं, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, उनके ऊपर उनकी बात को आगे रखते हुए मुख्य सचिव को बुला के जिस प्रकार से उन्होंने बातचीत की है, अच्छी बात है। मैं इसे कोई वैसा नहीं मानता कि इसमें कोई इतनी बड़ी हो हल्ला या उसकी बात है। उन्होंने अपनी बात को रखा, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते जैसी उनके पास शिकायत है उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाया। ठीक है, यानी इस बात को स्वीकार तो देखिए कर रहे हैं ना कि नौकरशाही हावी हो गई। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इस पर भी आगे हम बात करेंगे। हमारे साथ में विपिन खन्ना जी, आम आदमी पार्टी की ओर से। विपिन जी, अब नौकरशाही इतनी हावी हो गई कि विपक्ष तो अब तक शिकायत करता रहा, लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ कि अब तो सत्ता पक्ष भी इस बात को लेकर शिकायत कर रहा है। क्या हालात है, किस वजह से ये हुआ? आपको लगता है कि इस पर भी विचार करना चाहिए कि आखिर क्या वजह रही कि आज ऐसे हालात हो गए? देखिए गरिमा जी, मैं अभी रविंद्र भाई को सुन रहा था, बड़े अच्छे हमारे प्रवक्ता हैं, भाई हैं हमारे, और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया कि भाई विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो न्यूट्रल थी, उन्होंने सारे पक्षों की बात सुनी और इस पर कार्रवाई की। तो मेरा मानना है कि उनको कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उनके ऊपर भी ये बीत चुकी है। क्योंकि मालन नदी पे जब पुल टूटा था और वो निरीक्षण करने के लिए गई थी, तो उनको गिड़गिड़ाते हुए अधिकारियों के सामने पूरे प्रदेश की जनता ने देखा था, तो उनके ऊपर वो बीत चुकी है। वहीं उनके मंत्री सतपाल महाराज वो सैकड़ों बार इस बात का रोना रो चुके हैं कि भाई अधिकारी हमारी सुनते नहीं है। वो सीआर लिखने के लिए कई बार कह चुके हैं सरकार से कि उनको अधिकार दिया जाए। अब पिछली बार आश्वासन दिया गया, लेकिन इसके बाद भी प्रस्ताव लाया नहीं गया। तो देखिए गरिमा जी, क्या होता है, लोकतंत्र के अंदर एक व्यवस्था है, जनता राजा है, और जनता जो जनप्रतिनिधि को भेजती है विधानसभा में, उसको एक राजा की पदवी दी जाती है। वो जो नौकरशाही है वो हमें समझना पड़ेगा, वो हम लोगों के नौकर हैं, वो नौकरी कर रहे हैं सरकार की, और जो जनप्रतिनिधि होता है उसकी बात को उसको सुनना पड़ेगा। देखिए गरिमा जी, समस्या क्या है? समस्या ये है कि अखंड भाजपा भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, तो मुझे लगता है कि अधिकारियों को ये पता है कि ये नेता भ्रष्ट है, इसकी बात क्यों सुनी जाए। तो भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट जो भ्रष्ट सरकार है, उनके बीच में मुझे लगता है ऐसा कोई गठबंधन है, और कोई जो मंत्री कोई अधिकारी को फोन करता है, वो उसकी बात को नहीं सुन रहा। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको ये पता है कि ये सरकार भ्रष्टाचार में चरम पर है और डूबी हुई है। क्योंकि अगर सरकार भ्रष्ट नहीं है, तो सरकार के पास इतनी पावर होती है कि उसी समय उस अधिकारी को सस्पेंड कर दे, उसी समय उसकी इंक्वायरी बिठा दे। ऐसा चलन उत्तराखंड में क्यों नहीं है? अगर 4 अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगी, तो 5वां अधिकारी कभी उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो किसी मंत्री का, किसी विधायक का फोन ना उठाने की जहमत, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि वो फोन ना उठाए। वो 10 काम छोड़कर भी विधायकों की और मंत्रियों की पहले बात सुने, क्योंकि जनता का काम कर रहे हैं हम लोग, जनता के जनप्रतिनिधि हैं विधानसभा में बैठे हुए लोग। जो मंत्री हैं उनको सरकार ने मंत्री बनाया हुआ है। तो यदि अगर आप सबसे पहले अपने आप को भ्रष्टाचार से मुक्त करें, ये बताएं प्रदेश को और प्रदेश के अधिकारियों को, कर्मचारियों को, कि हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं, अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो आपको तुरंत सस्पेंड कर दिया जाएगा। क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष, जब हमने उनको गिड़गिड़ाते हुए सुना कि मैं कई बार आपको फोन कर चुकी हूं, आप मेरा फोन नहीं उठाते हैं, ये पुल कैसे गिर गया, इसकी इंक्वायरी आप क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उस समय बड़ी दयनीय स्थिति थी हमारी प्रदेश की। पूरी जनता को शर्मसार होना पड़ा था कि एक विधानसभा अध्यक्ष, एक इतना बड़ा पद पे जो व्यक्ति बैठा है, वो अधिकारी के सामने गिड़गिड़ा रहा है। भाई क्या जरूरत थी? आपको अगर पता था पुल गिर गया और आपका अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहा, उसको सस्पेंड कर देते, तुरंत कार्रवाई करते उसको। अगर भ्रष्टाचार में लिप्त था तो उसे जेल में डाल देते। देखिए, इसकी सारी बात का सार ये है कि यदि आपने कुछ अधिकारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई कर दी, तो मुझे नहीं लगता ऐसी नौबत दोबारा आने वाली है। ठीक है, यानी आपको
लग रहा है कि कहीं ना कहीं फ्री हैंड दिया गया, आज इसी के चलते हालात जो हैं वो ऐसे हो गए हैं। यूकेडी के नेता हमारे साथ में हैं, थपलियाल साहब हैं, इनका रुख कर लेते हैं। थपलियाल साहब, क्या वजह हो सकती है सब के पीछे की? लापरवाही कहाँ बरती गई और हालात इतने खराब हो गए कि आज सत्ता पक्ष ही परेशान होने लग गया है? क्योंकि आमतौर पर विपक्षी इस तरह की बातें करते हैं और सवाल तो ऐसे भी उठते हैं कि भाई नौकरशाही सत्ता पक्ष के साथ मिलकर काम करती है। आम जगहों पर ऐसा ही होता आया है और ऐसी ही बातें विपक्षियों की ओर से ऐसे ही आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ तो खुद सत्ता पक्ष कह रहा है कि भाई हमारी बात नहीं सुनते। तो ऐसे में कैसे चीजें ठीक तरीके से चल पाएंगी और इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? देखो, इसके पीछे ये वजह है कि जो लोग प्रधान बनने लायक नहीं थे वो मंत्री बने हुए। क्वालिटेटिव लीडरशिप का टोटली अभाव है उत्तराखंड की धरती पर। और वो जनरल की बेटी अपने को खुदा समझने लग गई है। जब हमारे कोटद्वार में आई, और कोटद्वार में जब पुल टूटता है, वो कभी वहां रहती नहीं है, कभी दिल्ली रहती है, कभी देहरादून रहती है, और कभी पहले यमकेश्वर की विधायक बनी है, उसके बाद कोटद्वार में प्रतिनिधित्व कर रही है, और कोटद्वार में उसका कोई रहना ठिकाना तो है नहीं। अब आती है कोटद्वार में कि पुल कैसे टूट गया। क्या उसको ये नहीं मालूम कि खनन माफियों का जो कहर उत्तराखंड में ढह रहा है, जिस तरह से कोटद्वार में छलनी कर दी है नदी खनन माफियों ने, क्या उसको नहीं दिखाई दे रहा है? क्या वो चश्मे ऐसे लगाकर और पुल के पास से एक सचिव को ऑर्डर दे सकती है? ये केवल अपना बचाव करने के लिए चश्मे ऊपर लगाकर और खुदा बनकर अगर ये लोग पेश आएंगे तो निश्चित रूप से अभी तो बेइज्जत, ये इतने बेइज्जत किए जाएंगे। कैसे हम इन नेताओं का सम्मान करें? कभी नेताओं पे चावल चोरी का अभियोग लग रहा है, कभी तेल की चोरी का हमने देखा था कि जब खाद्य मंत्री रहे, जो व्यक्तिगत इतना बड़ा इशू विधानसभा में उठा रहे हैं, और कभी जो लोग हरक सिंह जैसे नेता आप देख रहे हैं किस तरह की क्वालिटी लीडरशिप का जो देखेंगे अब करेक्टर, वो इतना गिर चुका है उत्तराखंड की धरती पर कि जनता भी अब उतारू है उनको। अभी तो अधिकारी हैं, लोकतंत्र के 4 पहिए होते हैं मैडम, कार्यपालिका, विधायिका और अपने पत्रकार और न्यायपालिका। अगर ऐसे न्याय कार्य जो अपनी विधायिका दादा बन जाए, राजा बन खुदा बनने का कोशिश करेगी तो निश्चित रूप से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, अधिकारी डिमोलाइज हो जाएंगे और अधिकारियों का कोई क्यों काम नहीं हो रहा उत्तराखंड की धरती पे? क्योंकि ऐसे नेताओं का केवल एक ही काम है, मेरे कार्यकर्ता को ठेका दे दे। और देखिए आप इसका नॉलेज कहने के लिए विधानसभा अध्यक्ष है, अरे क्या जरूरत है लाल बहादुर शास्त्री को चिट्ठी लिखने की? पूरा देश के IAS ट्रेंड होते हैं लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में। ये केवल उत्तराखंड का इतनी बड़ी समस्या आ गई कि उत्तराखंड के में वो वहां चिट्ठी लिख रही है, और जो चीफ इंजीनियर है उसका कोई लेना देना नहीं है लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी से। जिस चीफ इंजीनियर ने अगले विधायक को डिसोबे किया है, जो विधायक खुदा है, जिसका बाप भी विधायक, जो बड़ा पूरी खानदान जिनकी नेतागिरी कर रही है, उन्होंने पूरा मिटा दिया है अधिकार पूरे वो जौलसार के। ठीक है थपलियाल साहब की देखिए आवाज भी ठीक है थपलियाल साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। और मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके जितेंद्र सिंह बिष्ट जी अभी भी जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। जितेंद्र जी की भी बात सुन ही लेते हैं, मुझे लगता है उसके बाद आएंगे सुभाष जी के पास, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी प्रतिक्रिया आकर में लेते हैं। जितेंद्र जी, आप कांग्रेस पार्टी से हैं, बहुत स्वागत आपका हमारी चर्चा में। जितेंद्र जी, उत्तराखंड में अफसरशाही इतनी हावी हो गई कि सत्ता पक्ष भी परेशान हो गया। आमतौर पर विपक्षियों ने ये खूब आरोप लगाए हैं, अलग अलग राज्यों में भी हमने देखा है कि अफसरशाहियों के मिले होने की बातें सामने आती है कि भाई अफसरशाही तो वही करती है जो सत्ता पक्ष चाहता है, लेकिन यहां तो मामला उलट हो गया, अफसरशाही बेलगाम हो गई है और खुद अब सत्ता पक्ष भी परेशान है। तो कैसे आखिर उत्तराखंड में विकास के काम हो पाएंगे, कैसे आखिर ठीक तरीके से सब चीजें चल पाएंगी? क्योंकि जब अफसरशाही खुद सत्ता पक्ष के कहे पर नहीं चल पा रही, या कहे पर हम अगर ना कहें तो कम से कम विकास के कई ऐसे कार्य होते हैं जिनमें ज़रूरत होती है। अब भाई विधायकों का, मंत्रियों का फ़ोन नहीं उठाएंगे अगर प्रशासनिक अधिकारी, तो चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी? जितेंद्र जी देखिए गरिमा जी, कांग्रेस इस बात को लगातार आपके चैनलों के
से भी उठा रही है, अन्य चैनलों के माध्यम से भी उठा रही है कि सरकार के जो अफसर हैं, जो अधिकारी हैं, वो सरकार की नहीं सुन रहे हैं। हमने कई बार इस मुद्दे को उठाया है। जो सरकार भ्रष्टाचार में गले गले तक लिप्त हो, जिस सरकार में खनन माफिया हावी हो, जिस सरकार में शराब माफिया हावी हो, क्या वहां अफसर सरकार की सुनेंगे? और हमने तो पहली बार देखा है कि प्रदेश में संवैधानिक पद विधानसभा का इतना बड़ा है, वो अधिकारियों को साफ करके संबोधित करती है। आप इसी बात से आइडिया लगा सकते हैं कि अधिकारी मतलब कितने वो ढीठ हो गए हैं कि जो इनकी नहीं सुन रहे हैं। हम तो बार बार कह रहे हैं, हम तो विपक्ष में हैं, विपक्ष की नहीं सुन रहे हैं। जब आप सत्ता के पक्ष के लोगों की नहीं सुन रहे हैं, मंत्रियों की नहीं सुन रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि जो विपक्ष होगा उसकी क्या ये सुनते होंगे अधिकारी? अब मैंने आपके उसमें भी कई बार इस मुद्दे को उठाया है कि मैडम, मैंने पिछली बार उदाहरण भी दिया था इसका आपदा की, उसमें कि जब मैंने आपदा के अधिकारियों को फोन करा, आपदा पूरे प्रदेश में जब आई थी 17 तारीख को, 13 तारीख को, 17 को, 19 को और 21 को, तो अधिकारियों ने जब फोन का जवाब नहीं दिया, मैंने इन लोगों की शिकायत करी थी, लेकिन फिर भी उसके बाद भी अधिकारियों का कोई जवाब नहीं आता है। जब पब्लिक धरना करती है, प्रदर्शन करती है, तब अधिकारी दौड़े दौड़े उसमें आते हैं, नहीं तो ये सुनते नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि आप इनको, जो निकम्मे अधिकारी बैठे हुए हैं, इनको आप हटाइए, और जो जिन मंत्रियों और विधायकों की नहीं सुन रहे हैं, आप उन मंत्रियों को तो बदल के देखिए एक बार। ठीक है, यानी आपको लगता है कि लापरवाही जो है वो कहीं पर हुई है और मंत्रियों को बदलने तक की बात जितेंद्र जी कर रहे हैं। इस पर आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्यों विधानसभा में बवाल है, क्योंकि अफसरशाही पर ही अब सवाल है। जी हाँ, इसी पर विस्तार से चर्चा हो रही है। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल लगातार बना हुआ है। सुभाष झा जी के साथ में इस बार शुरुआत करेंगे। सुभाष जी, मैं माफी चाहती हूँ कि आपके पास देरी से आई, लेकिन मैं चाहती थी कि लगभग सभी दलों की प्रतिक्रिया जो है वो निकलकर सामने आए, इसके बाद आप बताएं कि आखिर आपको क्या लग रहा है, क्या वजह हो सकती है। सुभाष जी, आपने लगभग सभी प्रवक्ताओं की बात को सुन लिया होगा, लेकिन असल में एक प्रदेश के विकास के लिए अगर सत्ता पक्ष के लोगों का ठीक होना जरूरी है, तो उतना ही अफसरशाही भी अपना काम सुनिश्चित कराई, ये जरूरी होता है। और अगर अफसरशाही बेलगाम हो जाएगी तो भला काम कैसे होगा? जब मंत्रियों की नहीं सुनी जा रही, तो सर आम जनता की क्या सुनते होंगे ये अफसर? गरिमा जी, उत्तराखंड के बारे में जो मेरा अनुभव रहा है या जो मेरा अनुभव है, उसके आधार पर गुलजमा बात यह है कि यहाँ नेताओं और मंत्रियों के और अधिकारियों के बड़े मधुर संबंध हैं। बल्कि अगर हम ये कहें कि ये 3%, 5% की वसूली जो जितने नेता लोग करते हैं, वो सब इन्हीं अधिकारियों के वजह से, इनके माध्यम से होता है। और अभी हमारे भाई बोल रहे थे कि खनन माफिया और वाइन माफिया, ये जितने ये 3% और 5% की जो वसूली होती है, जरा पता करिए कि ये किनके माध्यमों से वसूली होती है। तो जिन अधिकारियों के माध्यम से आप 3% या 5% की वसूली करते हो या करवाते हो, वो आपको नैतिक तौर पर आपकी कितनी बात सुनेगा? वो आपकी 100 कमजोरियां जानता है। अपनी बात ये नेता लोग तो बोल नहीं रहे हैं। जब आपकी 100 कमजोरी वो अधिकारी जानता है, और वो अधिकारी ये भी जानता है कि आप 5 साल में, अगले साल, 6ठे साल रहोगे या नहीं रहोगे, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन वो अधिकारी 6ठे साल यहाँ अधिकारी रहेगा, इसकी गारंटी उसे है। तो जाहिर है आपको नजरअंदाज करेगा, एक बात। दूसरी बात, जहां तक प्रोटोकॉल की बात है, आचार संहिता की बात है, तो निश्चित तौर पे ये आचार संहिता अधिकारियों को ये बनता है, लेकिन आचार संहिता कभी एक तरफा तो नहीं हो सकता ना। आचार संहिता जब भी होता है, 2 तरफा होता है। और आप अपने आचार को ठीक ना रखें और दूसरे से आचार की आप अपेक्षा करें, तो ये बात फिर बनती नहीं। दूसरी बात, अभी आपने नहीं देखा, अभी कुछ दिन पहले जो कोट द्वार में पुल टूटा था, हमारी रितु खंडूरी जी, हमारी बहन, बड़ी बहन वहां थी, तो हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी से पूछिए कि इससे पहले जब वहां खनन चल रहे थे और पुल को कमजोर किया जा रहा था या कमजोर हो रहा था, उस समय उनके कार्यकर्ता या उनके प्रतिनिधि वहां क्या कर रहे थे? अगर वो नहीं भी गई और उसके बाद अगर उनकी बात नहीं सुनी गई, तो विधानसभा अध्यक्ष एक गरिमामयी पोस्ट है, संवैधानिक पोस्ट है, उस पर रहते हुए आपने क्या किया? आपकी सरकार है, और अगर ये आपने नहीं किया, तो फिर इससे किसी अधिकारी का मनोबल क्यों नहीं बढ़ेगा? उसका मनोबल बढ़ना चाहिए। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो अभी कहा गया कि वहां, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता
कि लाल बहादुर शास्त्री में आप चिट्ठी लिखेंगे कि यहाँ आचार संहिता समझाया जाए और बताया जाए, उससे क्या हो जाएगा? वो कब ट्रेनिंग करके उत्तराखंड में आएगा और कब यहाँ की स्थिति ठीक हो जाएगी? ये अपनी जवाबदेही से सरकार का बचना है सीधा सीधा। आप किसी अधिकारी को आपने आज तक इसके लिए सस्पेंड किया कि आपका व्यवहार गलत है? आपने किसी अधिकारी को जांच करके आज तक आपने बर्खास्त करने का काम किया? नहीं किया। अंकिता भंडारी वाले प्रश्न पर खुद इनके ऊपर 100 सवाल है। तो जब आप किसी पे सवाल खड़ा करते हैं तो आपके ऊपर भी 100 सवाल खड़ा होता है। और यही कारण है कि इनकी इसी कमजोरियों की वजह से यहाँ एक कार्यशैली, कार्य पद्धति जो बननी चाहिए वो नहीं बन पाई अभी तक। ठीक है, यानी लापरवाही आपको लग रहा है कि इनकी ओर से खुद भी बढ़ती गई, इसी के चलते हालात आज इतने बेकाबू हो गए कि इनको खुलकर बोलना पड़ा ये बात। ठीक है रविंद्र जी, देखिए बड़ी बात है। एक तरफ यहाँ पर बाकी के लोगों का कहना है कि भाई माफिया हावी हैं आप पर, और आपकी ओर से फ्री हैंड दे दिया कि अब आप खुद रो रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है सर, रविंद्र जी आपकी आवाज नहीं मिल रही है, अनम्यूट करें। जी मैंने सबकी बात बड़े ध्यानपूर्वक सुनी। देखिए लगभग सभी बात एक ही तरीके की कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार हो गया इसलिए अधिकारी सुनते नहीं। लेकिन यहाँ तो विपक्ष के नेता प्रीतम सिंह की बात नहीं सुनी जा रही है। मैं कांग्रेस के नेता से ही बात पूछना चाहता हूँ, क्या प्रीतम सिंह जी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं जो अधिकारी उनकी बात, उनका फोन भी नहीं उठा रहे? तो देखिए ये कॉन्ट्राडिक्शन है। या तो अधिकारी सुन नहीं रहा है, और सुन नहीं रहा है तो नेता भ्रष्टाचार में इसलिए सर बात सिर्फ प्रीतम सिंह की थोड़ी ना है, बात तो सतपाल महाराज की भी होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। रीतू खंडूरी जी की भी बात नहीं सुनी, बिल्कुल बात इनकी भी होनी चाहिए। गरिमा जी देखिए, जिस बात पे मैंने शुरुआत में कोई किसी चीज की कोई इसमें कोई ढकने पर्दा लगाने का काम नहीं किया, जो बात स्पष्टता से दिखाई दिए मैंने बात की। लेकिन आप एक इनके बयानों में कॉन्ट्राडिक्शन समझिए ना, चाहे सुभाष जी हो चाहे जितेंद्र जी हो, तमाम सभी लोग एक ही तरीके की बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त है इसलिए लूपहोल अधिकारी जानता है इसलिए जो है करता है। तो भाई विपक्ष के नेता की क्यों नहीं सुन रहा? एक सीनियर लीडर है प्रीतम सिंह भाई, अधिकारियों ने कह सकता था, उन्होंने कहा सरकार हम बता रहे हैं आपके लूपहोल ये है, आप इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। तो ऐसा ये खाम खा के आर्टिफिशियल मुद्दे बनाने की कोशिश ना की जाए। ये एक तरीके की एक समझिए कि अधिकारियों ने जो नाफरमानी, जिन भी लोगों ने विधायकों का या उनका फोन सर रविंद्र जी ठीक है आप जो बात कह रहे हैं मैं आपको माफी चाहती हूँ, टोक रही हूँ, लेकिन आपने कहा आर्टिफिशियल मुद्दे बनाने की कोशिश ना की जाए। क्या ये मुद्दा पहली बार उठा है? ऐसा नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी को लेकर सत्ता पक्ष ने पहली बार सवाल उठाया हो। इसके पहले भी सतपाल महाराज ने ये चीज की, खुद मैंने इस मुद्दे पर डिबेट की है यहीं पर बैठकर। मैं तमाम गरिमा जी, मैं भी आपके चैनल पे कई बार बैठा हूँ। देखिए चाहे शैलरानी रावत हो केदारनाथ की विधायक, तो अगर विधायक ने शिकायत करी है तो अपने क्षेत्र की आवाज उठाने के लिए की है कि भाई मेरे क्षेत्र में काम नहीं हो रहा और ये अधिकारी फला मेरी बात नहीं सुन रहा, उसने चिट्ठी लिखी। अगर किसी अन्य विधायक दुर्गे लाल की बात हो रही है, अगर उसने ये कहा है मेरे क्षेत्र में काम नहीं हो रहा, आप मुझे कांग्रेस का या अन्य किसी विधायक का एक बात कह दीजिए। अभी भी प्रीतम सिंह जी की अगर आप बात सुनेंगे तो उन्होंने ये नहीं कहा बस मेरा फोन नहीं उठा रहा। भाई फोन क्यों नहीं उठा रहा? ऐसा क्या काम बताना चाह रहे थे जो आपका फोन नहीं उठा रहा? आप बताते मेरे क्षेत्र की ये समस्या थी, मेरा ये काम था, मेरा ये अड़ा हुआ था, इसलिए मेरा फोन नहीं उठा रहा। आपने क्लियर नहीं किया। हमारे किसी भी विधायक ने अभी तो अगर मैं किसी की शिकायत करता हूं तो भाई मेरा फोन नहीं उठा रहा है, मेरा काम है, मेरी जनता की आवाज लेके जा रहा हूं, अगर अधिकारी मेरी नहीं सुनेगा तो मैं शिकायत करूंगा। लेकिन किसी भी कांग्रेस या अन्य दल के किसी विधायक से, ठीक है, तो ये मैं क्यों कह रहा हूं आर्टिफिशियल एजेंडा बना रहे हैं कि इसमें सिर्फ ये एक मुंह से बोल रहे हैं कि नहीं सुन रहे। अरे भाई क्या नहीं सुन रहे? आप हमें जवाब देना। ठीक है, क्या ठीक है, ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं हम आपकी मान लेते हैं। मैंने पहले भी कहा कि भाई हम आपकी मान लेते हैं, ये ठीक है कि इनका कोई काम हो सकता है, इन्होंने क्या नहीं उठाया। लेकिन अब आपके सत्ता पक्ष के जब लोग कह रहे हैं तब आप क्या कहते हैं? मैं कह रहा हूं ना गरिमा जी, मैं इस बात को कह रहा हूं। देखिए सत्ता पक्ष का जो भी है, चाहे शैलरानी रावत थी केदारनाथ की चिट्ठी लेकर गई कि मेरे क्षेत्र के ये समस्या है, जो मेरे यहाँ यात्रा चल रही है उस यात्रा में ये चीजें इन्होंने कही थी, ये नहीं की हैं, इन्हें करा जाए। वो बता रही है ना भाई मेरा काम नहीं हो रहा, मैं अधिकारी की शिकायत कर रही हूँ।
आप मुझे एक विधायक की बता दीजिए अन्य लेकिन की। मुद्दा यहाँ मैं पर आपको- चर्चा का क्या होना चाहिए, या फिर अगर आपके लिए मुद्दा क्या होना चाहिए कि उन्होंने अपनी समस्या बता दी और इन्होंने नहीं बताई? आप ये कहना चाहते हैं सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि भाई नौकरशाह नहीं सुन रहे और ये नहीं सुन रहे, जबकि जो विपक्षी है वो सिर्फ ये कह रहा है कि नौकरशाह मेरी सुन नहीं रहे हैं। क्या ये चर्चा का विषय है? आप इस बात को थोड़ा मतलब एलैबोरेट करिए ना। यहाँ मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि नौकरशाही किसी की नहीं सुन रहा, ना आपकी सुन रहा ना विपक्ष की सुन रहा। देखो मेरे ख्याल से या तो मैं समझा नहीं पाया या आप नहीं समझना चाह रहे। मैं ये कह रहा हूं अधिकारी या तो सुन नहीं रहा, ये सभी लोगों का कहना है। अधिकारी नहीं सुन रहा, इनका कहना यह है कि नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसलिए अधिकारी इनकी लूप होल जानता है, इसलिए सुन नहीं रहा। अरे भाई सुन तो वो आपकी नहीं रहा, प्रीतम सिंह जी की। भाई क्या प्रीतम सिंह जी भी जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसलिए अधिकारी नहीं सुन रहा? देखिए दो चीजें हैं, या तो अधिकारी वाकई में नहीं सुन रहा है, उसकी गलती है। मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको क्या लग रहा है, अधिकारी वाकई में नहीं सुन रहा है या फिर सिर्फ इनकी नहीं सुन रहा है? नहीं, देखिए काम की बात अगर है, हाँ। अधिकारी नहीं सुन रहा है, चाहे शैल रानी रावत हो, चाहे हाँ। दुर्गेश लाल हो या अन्य बार एक दो विधायक और हैं। देखिए हमने अपनी आवाज उठाने के लिए, चाहे यहाँ पे स्मार्ट सिटी को लेकर हमारे विधायकों ने आवाज उठाई कि भाई अधिकारी काम नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने दबा के आवाज उठाई, उसके पीछे कारण बताया ना कि इसलिए नहीं उठ रहे। उसमें कहा 5% 3% सुभाष जी लेके घुस गए कि 5% 3% आ गया। अरे भाई आप मुझे विधायक, किसी अन्य विधायक की मुझे एक रिपोर्ट दिखाइए कि मैं ये लेकर गया था, मेरे विकास कार्य थे, मेरी जनता की ये डिमांड थी और ये अधिकारी फला मेरा काम नहीं करा। आज प्रीतम सिंह जी कह रहे हैं मैं फोन कर रहा हूं, वो उठा रहा। भाई किस लिए फोन कर रहे थे आप? हमें क्लियर बताए ना, क्या काम था ऐसा जो आपका बेचारा अधिकारी करना नहीं चाह रहा, वो डर रहा है यार कहाँ है, मेरे को काम बता रहे हैं ऐसा। तो सवाल मेरा भी ये आपके चैनल के माध्यम से यही है, क्लियर है? ठीक है। आप अपने लिहाज से, आप बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते जो कह सकते थे आपने वो बात कही है। ठीक है, थपलियाल साहब के पास जाएंगे। थपलियाल साहब, आप उत्तराखंड की राजनीति को बहुत बेहतर समझते हैं, आप भी हमारे साथ चर्चा में कई बार बैठते हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूकेडी की बात करते हैं, बल्कि मैंने पहले भी कहा कि उत्तराखंड की राजनीति को, चीजों को बेहतर समझते हैं। मैं आज उस लिहाज से आपसे भी ये सवाल कर रही हूँ। आप बताइए, देखिए अभी राजेंद्र जी ने कहा कि, माफ कीजिएगा, रविंद्र जी ने कहा कि सवाल यहां पर कही है कि अधिकारी नहीं सुन रहे, सिर्फ इनकी नहीं सुन रहे या विपक्षों की भी नहीं सुन रहे। मतलब गलती किस स्तर पर हो रही है? और देखिए ये चीजें भी शुरू हो गई, उन्होंने कह दिया कि भाई जानते नेता भ्रष्ट है, तो जो रविंद्र जी ने बात कही उस बात को भी सोचा जा सकता है कि सुन तो आपके भी नहीं रहे, तो क्या आप भी भ्रष्ट हो गए? देखिए हमने नेता अधिकारियों के साथ बहुत उठा बैठा है हमारी। अब उनके दुखों को हम सुनते रहते हैं। वो कहते हैं साहब इन जो नेता आ गए हैं इनको फाइल पढ़ना तक नहीं आता है। हालत ये है कि आज उत्तराखंड में पूरे मतलब छोटे से लेकर बड़े तक सब नेता हैं। मैंने निशंक जी के ऑफिस में देखा था कि निशंक जी जब मुख्यमंत्री थे खुद सुबह तौलिया लेकर बीजापुर गेस्ट हाउस नहाते थे और वहां पे कार्यकर्ता तहसीलदार को, बीडीओ को फोन करते थे कि मैं मुख्यमंत्री के आवाज से बोल रहा हूँ। हमारा बच्चा नेता बन गया है और उन्होंने अधिकारियों को परेशान कर दिया है। अधिकारी अगर काम नहीं कर रहा है तो जो जनप्रतिनिधि है उसको प्रॉपर रूप से कॉरेस्पॉन्डेंस करनी चाहिए और उस कॉरेस्पॉन्डेंस में अगर वो एक्शन नहीं हो रहा है तो उसके लिए एक्शन है। लेकिन कोई भी आदमी इवन कॉरेस्पॉन्डेंस करना भी नहीं जानता। प्रॉब्लम बहुत दुख हो गया है। मैं पहले भी बोलता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उत्तराखंड तुमने ऐसे बंदरों के हाथ में सौंप दिया है जो पूरी तौर से अनभिज्ञ है इस राज्य को संचालित करने के लिए। उनको ये नहीं मालूम कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं बहुत दुखी हूं। अभी जो रवि कुमार जैसे जो इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है बेचारे उनको डिफेंड कर रहे हैं जो बिल्कुल ऐसे लोग हैं, केवल मांगने कैसे उनको मंत्री पद दे दिया है। तो ये चिंताएं हमें सता रही हैं क्योंकि आईएएस अफसर ऐसा नहीं अंडरस्टिमेट कर सकते। बहुत मुश्किल होता है एक आईएएस बनना। और ये जो नेता कहीं चपरासी बनने लायक नहीं थे वो आज हमारे उत्तराखंड बनने के बाद हमारे मंत्री बन गए। मैं खुद इनको ऐसा देखा था कि क्या ऐसे लोगों को देखा था तो 5 लीटर की कच्ची की ठेकी लेते हुए पकड़े गए थे और वो बाद में महामहिम के पद तक गए। तो मैं ये क्या कहूं, मैं इस राज्य की ऐसी स्थिति देखता जा रहा हूं जिसमें रोने के अलावा कुछ काम नहीं रह गया है।
कि बहुत ही दुर्दशा हो गई है इस राज्य की। अभी जो इवन जो आज मुख्यमंत्री है उनके हालात भी मैंने देखे हैं कि किस तरह वो जब मुख्यमंत्री नहीं थे कैसे उठते बैठते थे जगह जगह। तो इस स्थिति को जब लोग भांप रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी योग्यता को आंक रहे हैं, तो मैडम कैसे उनको रिस्पेक्ट मिलेगी? रिस्पेक्ट डिमांड की जाती है। हम विधायक नहीं है, लेकिन जिस ऑफिस में पांव रख दिया वहां अधिकारी एकदम सचेत हो जाते हैं। इन चीजों को समझना चाहिए कि वी शुड कमांड नहीं की जाती या डिमांड नहीं की जाती, हमें उस योग्यता को प्रूफ करना है कि हमें अधिकारी सम्मान करने लग जाए। मैडम बहुत बड़ा इशू है। अब आप 50 बार बुला लो मुख्य सचिव, इवन बेचारे हाई कोर्ट तक मुख्य सचिव को तलब कर रहा है। अब क्या करें, इतनी कमजोर सरकार है कि मुख्य सचिव किस तरह से हालात संभाल रहा है वो भगवान ही मालिक है उसका, और वो भी रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी। देखिए हालत सरकार की, उसको रिटायर होने के बाद रखा हुआ है। अरे तुम नए अधिकारियों को तुम उत्साहित नहीं करोगे तो कहां से ये चलेगा? इतने बड़े जहां ये सिस्टम को देखिए आप कि मुख्य सचिव रिटायर भी हो गया फिर भी रखा हुआ है। तब बात कर रहे आ जा इधर, आ जा, चले जाएगा, खड़ा हो जाएगा, क्या जा रहा है? लेकिन राज्य को तो बहुत बड़ा झेलना पड़ रहा है हमारे राज्य को। तो इन तमाम सवालों को लेकर जी मैडम की आवाज नहीं आ रही। आपको आवाज मिल रही है थपलाल साहब? जी मैडम अब आई है। ठीक है। कुल मिलाकर नुकसान राज्य की जनता का है और आम लोगों का है। और आपने जो बातें कही मुझे लगता है इसमें काफी बातें बिल्कुल ठीक हैं कि ये अपनी बात को भी बताना होगा। आखिर क्यों इस हद तक फ्री हैंड दिया गया कि आज नौकरशाह अपनी मनमानी करने लग गए और आपको भी खुलकर ये बात कहनी पड़ गई। अब देखिए जब राजनीति होगी, विपक्षी आप पर बोलेंगे तो आप भी क्या ना करें, क्या ना करता वाली स्थिति सत्ता पक्ष के लिए हो जाती है। ठीक है, आते हैं वरिष्ठ पत्रकार सुभाष जी, इनके पास एक बार फिर से चलते। सुभाष जी, अभी देखिए थपलाल साहब ने बड़ी अहम बातें कही कि भाई आप साबित करिए अपनी बात को और इस तरीके से रखिए चीजों को बनाकर कि अफसरशाही आपके ऊपर बेलगाम ना होने पाए। ये जिम्मेदारी भी आपकी ही बनती है और दोनों के बीच तालमेल होना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। आप भी इस बात से सहमत होंगे कि सफर आम जनता को करना पड़ रहा है? सबसे पहली बात ये है गरिमा जी कि इस चीज को ये हमारे सारे मित्र लोग मानेंगे। कई स्टेट का तजुर्बा मेरा भी रहा है कार्यशैली का, और कई अधिकारियों को बड़े नजदीक से जानता भी हूँ, देखा भी हूँ। एक बेसिक जो काम का कार्यशैली होता है, जो कार्य पद्धति के जो रिक्वायरमेंट होता है, वो कार्यशैली मुझे लगता है कि हर स्टेट में डेवलप कर जाता है धीरे धीरे। लेकिन राज्य बनने के बाद यहाँ जो है ये कार्यशैली डेवलप नहीं हो पाया, चाहे जिन कारणों से, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। अभी प्रसंग चला है तो एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूं, इससे बात साफ हो जाएगी। हरीश रावत जी की सरकार थी, ओम प्रकाश जी की बड़ी हनक थी। हरीश रावत जी चले गए, भाजपा की सरकार आई, ओम प्रकाश जी की हनक तब भी रही। कारण इसलिए कि ओम प्रकाश जी जो है, मैं बड़ी खुल के बोलता हूं, ओम प्रकाश जी हरीश रावत की भी उतनी ही कमजोरी जानते थे जितना त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की कमजोरी जानते थे। ठीक है, यहाँ के जो बड़े अधिकारी हैं, जो भी नेता 1, 2, 3, 4 का नेता है, उसको गाड़ी उपलब्ध कराना, उसको होटल उपलब्ध कराना, उसको गेस्ट हाउस उपलब्ध कराना, उसके लिए कुछ पैसे का इंतजाम करवा देना, ये सब काम यहाँ के अधिकारी करते रहते हैं। और इनके जो बाएं दाएं के 2-4 ठेकेदार हैं, वो मृत्युंजय मिश्रा टाइप हो सकते हैं, जो स्टिंग करते हैं और करवाते हैं। इसमें बड़े बड़े नेता उस चैप में आते हैं, और इस चैप में जब वो नेता को हाथ में लिया रहता है तो फिर उनकी कितनी हैसियत है कि वो बैठ करके आंखें तड़े रहेंगे ओम प्रकाश जैसे अधिकारियों पर। सवाल यह है, ये बात न ये बोल रहे हैं न ये बात ये बोल रहे हैं। यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है, और इसी समस्या से यहाँ के तमाम पार्टी के नेता लोग ग्रसित हैं। दूसरी बात, यहाँ कोई ऐसा नेता नहीं है, बहुत कम मैं खुल के बोलता हूँ, 5 से एक आध ऐसे हैं, उनका नाम हटा दीजिए। रितु खंडूरी जी की बात को बहुत गंभीरता से लिया जाता है और वो एक गंभीर नेता हैं। बाकी थपलियाल जी की बातों से मैं सहमत असहमत और बहस का मुद्दा हो सकता है, ये अलग मसला है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप इस कार्यशैली को समझिए कि एक विधानसभा अध्यक्ष यह कह रहा है कि हमारी बात जो है अधिकारी नहीं सुनते हैं,
तो आप इसका मतलब विधानसभा अध्यक्ष होने लायक नहीं है। आपने क्या किया अभी तक? आपने नहीं किया। ठीक है। तो जब आप ये रोना रोती हैं तो फिर आप किसको ठग रही हैं? यहाँ की जनता को किसको बेवकूफ बना रही हैं? आपके कलम में वो ताकत है कि आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो उसको इमीडिएट सस्पेंड करें। आपके कलम में वो ताकत है कि आप रिकमेंड कर दे तो अधिकारी बर्खास्त हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन सर सुभाष जी आप जो बातें सत्ता पक्ष के लिए कह रहे हैं वो ठीक हो गई, लेकिन एक तरफ आप ये भी तो देखिए ना कि विपक्षों की भी नहीं सुनी जा रही है। लेकिन यहाँ पर आप यही कहेंगे कि भाई जब सत्ता पक्ष में नहीं सुन रहे हैं तो विपक्षों की क्या बसात है? नहीं, बिल्कुल आपका जवाब भी मैंने ही दे दिया। यही बीमारी है। हाँ, मैंने जो बीमारी बताया वही बीमारी है, हरीश रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत वाली। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो बीमारी जब रहेगी तो किसी की बात नहीं सुनेंगे। क्यों ठीक सुनेंगे? है, ठीक है। बीजेपी से रविंद्र जी कुछ कह रहे हैं, उनको सुनते हैं। मैं और बोल के खत्म। हाँ, आते आपके पास ही आते रविंद्र जी, आपके पास ही। तकनीकी तौर पर, नियम कायदों के तौर पर अधिकारी जो है इनसे ज्यादा साउंड हैं। वो ज्यादा समझते हैं तकनीकी चीजों को और तकनीकी तौर पर खेलना भी इनसे अधिक जानते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेता इससे ज्यादा बड़ा खिलाड़ी होगा तकनीकी तौर पर, तब ना वो अधिकारी को नचाएगा। समस्या ये है। ठीक है, ठीक है। रविंद्र जी के पास चलते हैं। रविंद्र जी देखिए, समस्या उत्तराखंड के लिए कोई नई नहीं है, ये बहुत बार रहा है और आप ही के साथ नहीं हुआ, ये जब आपके विपक्षी सत्ता में रहे इनके साथ भी हुआ है। हमने खुद चर्चा इन मुद्दों पर की है और उत्तराखंड में ही ऐसा क्यों होता है? आप कुछ कह भी रहे थे, सवाल को जोड़ते जाइएगा और अपनी बात कह लीजिए। देखिए, मैं अभी थपलियाल जी की बात सुनी। थपलियाल जी बड़े हमारे प्रदेश को लेकर बड़े भावुक व्यक्त किए, बड़े भाई हैं हमारे, और सुभाष जी की बात को ध्यान से सुना। अगर आप थपलियाल जी का बयान जो अभी आपके सामने इन्होंने अपना पूरा रखा है, अपनी बात रखी है, इससे पहले का देखेंगे तो दोनों में अंतर है। इन्होंने तुरंत जैसी मैंने कुछ सवाल खड़े किए, इन्होंने तुरंत अधिकारियों को बेचारा घोषित कर दिया कि बेचारा अधिकारी क्या करे, यहाँ का नेता अनपढ़ है, गंवार है, किसी लायक नहीं है, वो उल जलूल बातें उनसे करता है, वो बेचारा अधिकारी क्या करे। इससे पहले ही अधिकारी को कोस रहे थे। और इसी बात को देखिए, जिस प्रकार से माननीय वरिष्ठ पत्रकार सुभाष जी ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के पास इतनी पावर होती है कि वो उसे तुरंत बर्खास्त कर दे। तो देखिए, इनकी दोनों विपक्ष की टाइमिंग, और मैं भाई साहब की बात पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा, लेकिन देखिए जब आप ऐसी बात करेंगे, मान लीजिए अगर कुछ कर दे, तो ये वही लोग हैं, ये वही विपक्ष के नेता है, ये तुरंत बेचारा घोषित कर देंगे अधिकारी को। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि कौन अधिकारी ऐसे हैं जो काम नहीं कर रहे, सुन नहीं रहे, उनकी जांच करो, ऐसे लोगों पे जो है तुरंत डंडा चलाया जाए। मैं किसी अधिकारी का वक्ता नहीं हूं, प्रवक्ता नहीं हूं। देखिए, नाराजगी तो रविंद्र जी इस हद तक बढ़ गई कि विधानसभा अध्यक्ष ने यह भी कह दिया कि भाई अब आपको पाठ्यक्रम में ये भी पढ़ाया जाने लगे। अब आप समझ सकते हैं कि बात कहां तक पहुंची होगी। मुझे लगता है इस बात से ही अंदाजा लगाना काफी है कि उन्होंने कह दिया है कि भाई अब चिट्ठी लिखी जाएगी कि आपको किस तरीके से तालमेल बैठाकर रखना है, ये भी सिखाया जाए। देखिए, अब उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, क्या कंटेंट है, ये पूरा मैं इस विषय पे कुछ नहीं बोल सकता। गरिमा पद पे बैठी हुई माननीय रितु खंडूरी जी विधानसभा अध्यक्ष है, ये बात तो क्लियर, अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे उन्होंने किस संदर्भ में इसे कहा है कि उन्हें जो है एकेडमी में ऐसा इनके साथ भी ये कोर्स जोड़ना चाहिए। तो पूरा बयान वो ही बता सकते हैं, मैं इस पर कुछ नहीं बोलना चाहता। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, देखिए, जैसी हमने सवाल खड़ा किया, इन्होंने अधिकारियों को बेचारा घोषित कर दिया, तो कहां ढाल बनना है, कहां नेताओं पे सवाल उठाना है, कहां सरकार पे सवाल उठाना है, कहां अधिकारियों पे सवाल उठाना है, ये आर्टिफिशियल मुद्दे में बार बार जो कह रहा हूं, ये वही आर्टिफिशियल मुद्दे। ठीक है, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है सर? जी। रविंद्र जी, ठीक है। आपको लग रहा है कि आर्टिफिशियल मुद्दे हैं और इसी वजह से ये लोग अपने हिसाब से बातें कर रहे हैं। अब आर्टिफिशियल मुद्दा जितेंद्र जी क्यों उठाया जा रहा है भाई? आपको क्या समस्या है? अगर ये तो कह रहे हैं कि ये मुद्दा ही नहीं, भले उनकी विधानसभा अध्यक्ष चिट्ठी लिखने तक की बात कर रही हैं, तो अब कांग्रेस पार्टी को या विपक्षों में बैठे विपिन खन्ना जी को समस्या क्यों होने लग गई भाई? जितेंद्र जी, आपसे सवाल है। रविंद्र जी को मुद्दा आर्टिफिशियल लग रहा है, हालांकि उन्हीं के गले के लिए फांस बन गया है। देखिए, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा था। हाँ, देखिए गरिमा जी, वैसे आधा से ज्यादा मुद्दे तो हमारे भाई वाल्मीकि जी ने अपनी सरकार के खोल दिए हैं। वो खुद इस बात को मान रहे हैं कि उन्हीं के विधायक, केदारनाथ की विधायक धरने बैठने के लिए तैयार थी,
लैंसडाउन के विधायक धरने में बैठने के लिए तैयार थे। अभी अभी रेणु BC भी धरने में बैठने के लिए तैयार थे। भाई जब तुम्हारे विधायक, आप अधिकारियों को बेचारा, अभी मैंने सुना कि बेचारा कह रहे थे, तो अधिकारी बेचारे नहीं है, सरकार लाचार है अधिकारियों के सामने। अधिकारी बेचारे, मैं यूकेडी के प्रवक्ता ने कहा विधायकों को, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि सत्ता पक्ष के विधायकों को धरने में बैठने की नौबत आ गई। सत्ता पक्ष है, सरकार आपकी है, विधायक मंत्री आपके हैं, विधानसभा अध्यक्ष आपका है, और आपको जो है धरने में बैठने की नौबत आ गई अपने विधानसभा क्षेत्रों के कार्यों के लिए। ठीक है, तो विधायक जवाब नहीं दे पा रहे हैं अपनी पब्लिक को, जिन्होंने उनको जिता के लाए हैं। भैया हमारे विकास के कार्य हैं, आप क्यों नहीं करते? विकास के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। आज विधानसभा में विशेषाधिकार हनन का मुद्दा कांग्रेस उठाती है, तो आप खुद सोचिए कि जब सत्ता पक्ष के एमएलओ के नहीं सुनी जा रही है तो विपक्ष के एमएलओ की बात कहां सुनी जाएगी? बिल्कुल, इस बात का अंदाजा एकदम इसी बात से लगाया जा सकता है। और जितनी नाराजगी हमने देखा है कि है अभी अधिकारियों में या फिर दोनों के बीच में जिस तरीके से तालमेल जो बिगड़ चुका है, इसका असर जनता पर पड़ रहा है। ठीक है, देखिए कुल मिलाकर बात यह है कि चाहे सत्ता पक्ष के लोग हो या विपक्ष के लोग, लेकिन सत्ता पक्ष के साथ में अधिकारियों का तालमेल बिठाकर काम करना ज्यादा जरूरी इसलिए है। विपक्षी इस बात को कहें तो फिर भी ठीक लगता है कि भाई ठीक है, सत्ता पक्ष के लोगों के साथ आमतौर पर ऐसी खबरें आती है कि मिलकर काम होता है, लेकिन अगर सत्ता पक्ष ही कहने लग जाए तो उस प्रदेश के विकास के ऊपर एक बड़ा सवाल लग जाता है। और साथ ही ये बात भी निकलकर सामने आने लगती है कि अब भला कौन किसकी सुनेगा, क्योंकि सब बेलगाम नजर आ रहे हैं। खैर, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने इसे दुखद बताया है और कहा है कि अब चिट्ठी भी लिखनी पड़ सकती है अगर अधिकारियों ने इसी तरीके का आगे चलकर रवैया अपनाया तो। देवभूमि के दंगल में आज इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।